नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो के द्वारा देखेंगे राइस ऐप मॉड्यूल 1 की ट्रेनिंग टीकाकरण अनुसूची और सत्र प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे। राइस ऐप को आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पर टीकाकरण अनुसूची और सत्र प्रबंधन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। पाठ्यक्रम अवलोकन करेंगे। टीकाकरण सारणी एवं टीकाकरण सत्र की तैयारी। राइस का पहला मॉड्यूल टीकाकरण सारणी एवं टीकाकरण सत्र की तैयारी है। इस विषय की जानकारी रखना आवश्यक है कि प्रत्येक लाभार्थी को कौन से टीके लगाए जाने चाहिए और आवश्यक है कि सत्र स्तर सुव्यवस्थित रहे। इस मॉड्यूल में हमें राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के बारे में जानेंगे और यह भी समझेंगे टीकाकरण सत्र का आयोजन और प्रबंधन आत्मविश्वास के साथ कैसे करें। नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। नेविगेशन मार्गदर्शन का वीडियो प्रदर्शित किया जाएगा जिसे कि आप कंप्लीट वॉच करेंगे, तब आपको आगे बढ़ने के लिए दूसरा वीडियो देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन का प्रयोग करें और पीछे आने के लिए बैक बटन का प्रयोग करेंगे। वीडियो को चालू करने या रोकने के लिए प्ले या पॉज बटन का उपयोग करें। आवाज़ को बढ़ाने या कम करने के लिए अपने फ़ोन की वॉल्यूम बटन को अप या डाउन प्रेस करें। पूर्व अवलोकन करना है। यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना है। वो प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है, यदि एक बच्चा अपने पहले जन्मदिन के बाद आपके पास पहली बार टीका लगवाने आता है तो आप उसके टीकाकरण की शुरुआत BCG की खुराक देकर करेंगी। गलत के ऑप्शन में क्लिक करके इसे सेव करेंगे क्योंकि BCG का टीका 1 वर्ष तक ही दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 पर आएंगे। पेंटावायलेट वैक्सीन के शुरू होने के बाद शिशु को 6, 10, 14 सप्ताह पे हेपेटाइटिस बी देने की आवश्यकता नहीं है। सही के ऑप्शन में क्लिक करेंगे यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3, 1-1.5 महीने का बच्चा जिसको BCG, पेंटा 1 और OPV1 दिया जा चुका है आपके पास 6 महीने बाद आता है, आप उसका टीकाकरण पेंटा 1 देकर दोबारा शुरू करेंगी। गलत, क्योंकि जिस बच्चे को एक टीका दे दिया गया है उसको दोबारा नहीं देंगे। इसको सेव कर दें। प्रश्न नंबर 4, एक अच्छे टीकाकरण सत्र स्थल पर बैनर साइन होना चाहिए। सही के ऑप्शन में क्लिक करके इसे सेव कर दें। प्रश्न नंबर 5, कुपोषित बच्चों का टीकाकरण नहीं किया जाना चाहिए। गलत के ऑप्शन में क्लिक करें और इसे सेव करें। प्रश्न नंबर 6, अगले सत्र के लाभार्थियों की सूची एएनएम द्वारा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को उसी दिन सत्र के अंत में दी जानी चाहिए। सही के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और सेव करें में क्लिक कर दें। प्रश्न नंबर 7, यदि किसी बच्चे का MCP कार्ड खो गया है तो उसका टीकाकरण करना चाहिए। हाँ, क्योंकि बच्चे के टीकाकरण का रिकॉर्ड एएनएम के RI रजिस्टर में मेंटेन होता है। प्रश्न नंबर 8, एक बच्चा 3 साल की उम्र में MR की पहली खुराक के लिए आपके पास आता है, इस बच्चे को MR की दूसरी खुराक देने की आवश्यकता है। आवश्यकता नहीं है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि 5 वर्ष तक ही MR की दूसरी डोज दी जाती है। प्रश्न नंबर 9, टीकाकरण की पात्रता जानने के लिए बच्चे के निम्न विषयों पर जांच की जानी चाहिए। उचित ऑप्शन का चयन करें और सबमिट करें। उम्र, दिए जा चुके टीके और आवश्यक टीके के ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव करें। प्रश्न नंबर 10, IPV वैक्सीन शुरू करने के बाद आप शिशु को OPV की 3 प्राथमिक खुराक देना जारी रखेंगी। गलत के ऑप्शन में क्लिक करें और इसे सेव करें। प्रश्न नंबर 11, क्या सिर्फ MCP कार्ड के काउंटर फोल्डर से लाभार्थी की ड्यू लिस्ट तैयार की जाती है। गलत के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 12, अगर अभिभावक अपने गांव से बच्चे को अगले टीकाकरण के लिए लेकर आने में असमर्थ है तो बच्चे को किसी अन्य स्थल या जगह पर या अन्य तारीख पर या सत्र पर टीका नहीं लगाया जाएगा। गलत के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 13, हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज जन्म के 24 घंटे के अंदर देना चाहिए। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। 13 महीने के बच्चे के लिए विटामिन A की खुराक 2 लाख आयु या पूरा चम्मच के ऑप्शन को क्लिक करके सेव करें। प्रश्न नंबर 15, पेंटावायलेट का टीका बाईं मध्य जांघ के बाहरी हिस्से पर दिया जाना चाहिए। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और इसे सेव करें। इस प्रकार से अब आपको यहाँ पर मूल्यांकन प्रस्तुत करने के ऑप्शन में क्लिक करना है और हाँ में क्लिक करें। नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करें। अध्याय को एक्सेस करने के लिए यहाँ क्लिक करें के ऑप्शन में क्लिक करें और इस प्रकार से आपको यहाँ पर वीडियो प्रदर्शित किए जाएंगे जिन्हें कि आप सफलतापूर्वक देखेंगे।
और बीच बीच में आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका जवाब देना है। टीकाकरण सारणी एवं टीकाकरण सत्र की तैयारी के इस मॉड्यूल में आप सबका स्वागत है। एक एएनएम के रूप में आप टीकाकरण सेवाएं प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आप सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को टीके लगाती हैं और उन्हें टीकों से रोके जा सकने वाली विभिन्न बीमारियों से बचाती हैं। इसके अलावा टीका लगाने से पहले और उसके बाद कुछ प्रमुख कार्यों को भी पूरा करती हैं। इसलिए अपने काम को कुशलता के साथ करने के लिए आपको नवीनतम जानकारी और कौशल को सीखने की जरूरत है। इस ट्रेनिंग से आपके नॉलेज में और भी सुधार आएगा। कैसे? यह कुछ इस तरह से होगा कि यह ट्रेनिंग आपके पॉकेट में आपके खुद के मोबाइल फोन पर उपलब्ध होगी। आप जरूरत के अनुसार इस जानकारी को कभी भी देख सकते हैं। इसलिए आइए अपने टीकाकरण सत्रों को आत्मविश्वास एवं सक्षमता के साथ प्रबंध करना सीखें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। यह ट्रेनिंग आपको राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। साथ ही यह आपको एक टीकाकरण सत्र की प्रभावी योजना बनाने एवं उसके कुशल प्रबंधन में भी मदद करेगा। आप हमारी एएनएम कावेरी दीदी से भी कभी कभार मिलेंगी और अभिभावकों से वे कैसे बातचीत करती हैं, यह भी देखेंगी। कुछ जगहों पर आप आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कावेरी दीदी की मदद करते भी देखेंगी। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। प्रभावी तरीके से और समय पर लगाया गया टीका गर्भवती महिलाओं, शिशुओं, बच्चों एवं किशोरों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। यह उन्हें टीका रोधक बीमारियों एवं जीवन के लिए घातक विभिन्न बीमारियों से बचाता है, जिससे जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सुधार होता है। इस अध्याय में आप गर्भवती महिलाओं, शिशुओं, बच्चों एवं किशोरों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के बारे में जानेंगे। इस अध्याय की अवधि करीब 40 मिनट है। आप अपने समय के अनुसार भी अध्याय को पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। इस अध्याय के समाप्त होने पर आप सक्षम होंगे गर्भवती महिलाओं, शिशुओं, बच्चों एवं किशोरों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के बारे में बताने में। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के संदर्भ में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने और अलग अलग परिस्थितियों में टीका लगाने के बारे में उचित फैसला करने में। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी सभी गर्भवती महिलाओं, शिशुओं, बच्चों एवं किशोरों के लिए टीकाकरण योजना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब गर्भवती महिलाएं, शिशुओं, बच्चों और किशोरों को पूर्ण और समय पर टीका नहीं लगाया जाता है, तब वे असुरक्षित रह जाते हैं और उनके टीका रोधक बीमारियों से पीड़ित होने की संभावना बनी रहती है। कम इम्यूनिटी वाली आबादी, लो पॉपुलेशन इम्यूनिटी के मामले में संक्रमित व्यक्ति से संवेदनशील व्यक्तियों में बीमारी फैलने की संभावना अधिक होती है। इसलिए बीमारी तेजी से फैलती है, लगातार फैलती है और अक्सर बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ते हैं। हालांकि यदि आबादी में पॉपुलेशन इम्यूनिटी अधिक हो तो संक्रमित व्यक्ति से संवेदनशील व्यक्ति में बीमारी के फैलने की संभावना कम हो जाती है। बीमारी सीमित मात्रा में फैलती है, कम लोग बीमार पड़ते हैं और आबादी सुरक्षित रहती है। यूआईपी में टीकों के प्रयोग ने देश से चेचक, पोलियो और माताओं एवं नवजात शिशुओं में होने वाले टेटनस के उन्मूलन में सफल योगदान किया है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। तो राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में क्या क्या शामिल किया गया है? राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में शामिल है टीका का नाम, टीका किस उम्र में दिया जाना चाहिए, टीका अधिकतम कितनी उम्र तक दिया जा सकता है, खुराक, डायलूमेंट की आवश्यकता है या नहीं, टीकों का मार्ग और टीका कहाँ लगाना है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। यहाँ रीमा और एएनएम कावेरी के बीच में बातचीत की जा रही है। रीमा को अभी अभी पता चला है कि वह गर्भवती है। वह और उसके पति मार्गदर्शन के लिए एएनएम कावेरी से मिलते हैं। दीदी नमस्ते। नमस्ते, कृपया भीतर आइए। दीदी मेरा नाम रीमा है और ये मेरे पति मोहन हैं। दीदी मैं पहली बार गर्भवती हुई हूँ। मैंने आशा दीदी द्वारा दी गई किट से अपने गर्भवती होने की पुष्टि करी है। यह तो बहुत खुशी की बात है। बधाई हो। धन्यवाद दीदी, हम सच में बहुत खुश हैं, लेकिन साथ ही हम थोड़े घबराए हुए भी हैं। कृपया इस महत्वपूर्ण समय में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए के बारे में बताएं। जरूर, चिंता मत करो, मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। सबसे पहले यह कार्ड लो। दीदी यह कैसा कार्ड है? यह तुम्हारी एमसीपी या माता शिशु सुरक्षा कार्ड है। इसमें तुम्हारे अन्य मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के साथ टीकाकरण कार्यक्रम की सूची दी गई है। यह तुम्हारे प्रसव के बाद तुम्हारे नवजात के लिए जारी रहेगा और जब तक तुम्हारा बच्चा 16 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक चलेगा। ठीक है, धन्यवाद दीदी, हम ध्यान रखेंगे और इस सारणी का पालन करेंगे। बहुत अच्छा, इस कार्ड को सुरक्षित रखना और जब भी तुम अस्पताल आओ इसे अपने साथ लेकर आना। जरूर दीदी। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। तो आपने देखा कि कैसे एएनएम ने रीमा से बातचीत की और उसे टीडी की पहली खुराक दी। आइए अब गर्भवती महिलाओं के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी को विस्तार से समझते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए टेटनस, डिप्थीरिया, टीडी का टीका माता और नवजात शिशु को टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है, जो जीवन के लिए घातक भी हो सकता है। टीडी की पहली खुराक गर्भावस्था के दौरान जितनी जल्दी हो सके दे देनी चाहिए। टीडी की दूसरी खुराक पहली खुराक के 4 सप्ताह के बाद दी जाती है। 3 वर्ष के भीतर दूसरी गर्भावस्था में टीडी का सिर्फ एक ही बूस्टर दिया जाता है, बशर्ते महिला को पिछली गर्भावस्था के दौरान टीडी की 2 खुराक दी गई हो। यदि नहीं तो इस गर्भावस्था में टीडी की 2 खुराक जरूर दी जानी चाहिए। देने की आयु गर्भावस्था में जितनी जल्दी हो सके। खुराक 0.5 मिलीलीटर। रिकॉन्स्टिट्यूशन आवश्यकता नहीं है। मार्ग मांसपेशियों में, स्थान बाह के ऊपरी भाग में। ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि एक महिला जब भी गर्भवती होती है उसे टीडी का टीका जरूर लगाना चाहिए। यदि महिला को गर्भावस्था के दौरान टीडी का टीका नहीं लगाया गया हो तो प्रसव पीड़ा के दौरान टीडी का टीका लगाएं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। जैसे कि आप जानती हैं, नवजात शिशु कई प्रकार के संक्रमण के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपने नवजात शिशुओं को सभी टीके लगाए हैं। आइए अब एएनएम कावेरी की रीमा के पति से हुई बातचीत देखते हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। बधाई हो मोहन भैया, रीमा ने एक बेटी को जन्म दिया है। माँ और बेटी दोनों ही स्वस्थ हैं। हमने शिशु को ओपीवी 0 डोज, हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज और बीसीजी ये 3 टीके लगा दिए हैं। मैंने इन टीकों के बारे में एमसीपी कार्ड में लिख दिया है। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। शिशु को हमेशा अच्छी तरह से कपड़े पहना के रखना और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही देना। साथ में यह भी ध्यान रखना कि बेटी जब 6 सप्ताह की हो जाए तो उसे अगला टीका लगवाना है। साथ में एमसीपी कार्ड लाना मत भूलना। जरूर दीदी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। नवजात शिशुओं को दिया जाने वाला पहला महत्वपूर्ण टीका होता है OPV 0। यह उन्हें पोलियो के संभावित खतरे से बचाता है। OPV 0 इसे 0 डोज के नाम से भी जाना जाता है। देने की आयु शिशु के जन्म पर, अधिकतम आयु
जन्म लेने के 15 दिन के भीतर। खुराक 2 बूंद। रिकॉन्स्टिट्यूशन आवश्यकता नहीं है। मार्ग मुंह द्वारा। स्थान मुंह द्वारा। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। हेपेटाइटिस बी नवजातों को दिया जाने वाला दूसरा टीका है। यह उन्हें संभावित हेपेटाइटिस बी संक्रमण से बचाता है जो मां से बच्चों में हो सकता है। देने की आयु शिशु के जन्म पर। अधिकतम आयु जन्म लेने के 24 घंटों के भीतर। खुराक 0.5 मिलीलीटर। रिकॉन्स्टिट्यूशन आवश्यकता नहीं है। मार्ग मांसपेशियों में। स्थान बाई जांघ के मध्य भाग के बाहरी हिस्से में। नवजात को जन्म लेने के दौरान माता से हो सकने वाले हेपेटाइटिस बी के संभावित संक्रमण से बचाने के लिए हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज का टीका जन्म होने के 24 घंटों के भीतर दे दिया जाना चाहिए। यदि हेपेटाइटिस बी टीके का बर्थ डोज 24 घंटों के बाद दी जाए तो यह असर नहीं करेगा। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। नवजात शिशु को जो तीसरा टीका दिया जाता है वह है बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका उन्हें बचपन में होने वाली तपेदिक संक्रमण से बचाता है। देने की आयु शिशु के जन्म पर। अधिकतम आयु 1 साल की उम्र तक। खुराक 1 माह तक के शिशु के लिए 0.5 मिलीलीटर और 1 माह से अधिक उम्र के शिशु के लिए 0.1 मिलीलीटर। रिकॉन्स्टिट्यूशन आवश्यकता है केवल निर्माता द्वारा दिए जाने वाले डाइल्यूएंट से। मार्ग त्वचा में। स्थान बाईं बाह के ऊपरी हिस्से में। ध्यान दें कि यदि जन्म के समय बीसीजी का टीका नहीं लगाया गया है तो 1 महीने तक के शिशु को 0.05 ml का टीका लगाएं। 1 माह से अधिक के शिशुओं के लिए खुराक 0.1 ml हो जाएगी। बीसीजी की वैक्सीन को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के 4 घंटे के भीतर प्रयोग कर लेना चाहिए। वायल खोलने की तारीख और समय वायल पर लिखा जाना चाहिए। सिर्फ टीके के साथ दिए गए डाइल्यूमेंट का प्रयोग ही टीके को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए किया जाना चाहिए, चाहे शिशु का जन्म समय से पहले हुआ हो या जन्म के समय उसका वजन कम हो। सभी टीके टीकाकरण सारणी के अनुसार ही दिए जाने चाहिए। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। ANM-PHC के लिए अपने घर से निकलने ही वाली थी तभी बारिश शुरू हो गई। नया छाता पाने के लिए उन्हें निम्नलिखित 2 प्रश्नों का सही उत्तर देने में मदद करें। यदि वे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई या सिर्फ एक प्रश्न का सही उत्तर दे पाई तो उन्हें पुराना छाता मिलेगा। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। 13 दिन के शिशु को जिसे एक भी टीका नहीं दिया गया है उसे कौन कौन से टीके लगाए जाने चाहिए? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। नूतन अपने 28 दिन के बच्चे को लेकर आपके पास आती है और अनुरोध करती है कि आप बच्चे का टीकाकरण शेड्यूल शुरू कर दें। इस स्थिति में आप शिशु को कौन सा टीका या टीके लगाएंगी? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। रीमा की बेटी राधा अब 6 सप्ताह की हो चुकी है। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते रीमा और मोहन भैया, आप कैसे हैं? और आपकी बिटिया कैसी है? दीदी बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको याद रहा कि राधा के साथ आपको कब आना है। आपका MCP कार्ड कहाँ है? दीदी ये रहा। ठीक है, बढ़िया।
अब मैं आपको उन महत्वपूर्ण टीकों के बारे में बताती हूँ जो हम राधा को देना शुरू करेंगे। हमारे पास है ओपीवी, पेंटावेलेंट, रोटावायरस टीका, पीसीवी और एफआईपीवी। ये सभी टीके 6 सप्ताह पूरे होने पर लगाने शुरू कर दिए जाने चाहिए। मैं हर टीका लगाने के बाद एमसीपी कार्ड में उसे लिख दूंगी। तुम्हें और मोहन को राधा को समय पर टीका लगवाना याद रखना होगा, ठीक है? ठीक है दीदी, हम ऐसा ही करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आइए अब 14 सप्ताह तक के शिशुओं को लगाए जाने वाले टीकों के बारे में विस्तार से जानते हैं। ओपीवी 1, 2 और 3 शिशुओं को निर्धारित अवधि में ओपीवी या ओरल पोलियो टीके की 3 खुराक जरूर दी जानी चाहिए। पहली खुराक 6 सप्ताह के होने पर दी जानी चाहिए, दूसरी खुराक 10 सप्ताह का होने पर और तीसरी खुराक 14 सप्ताह के होने पर। देने की आयु 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पूरे होने पर। अधिकतम आयु 5 वर्ष की उम्र तक। खुराक 2 बूंद। रिकॉन्स्टिट्यूशन आवश्यकता नहीं है। मार्ग मुंह द्वारा, स्थान मुंह द्वारा। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। इस आयु वर्ग के लिए अगला टीका है रोटावायरस टीका। आरवीवी शिशुओं को रोटावायरस द्वारा होने वाले दस्त से बचाता है। पहली खुराक 6 सप्ताह पर दी जाती है, दूसरी खुराक 10 सप्ताह पर और तीसरी खुराक 14 सप्ताह पर। रोटावायरस टीका लिक्विड टीका जहां लागू हो। देने की आयु 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पूरे होने पर। अधिकतम आयु 1 वर्ष की उम्र तक। पहली खुराक के लिए खुराक 5 बूंद। रिकॉन्स्टिट्यूशन आवश्यकता नहीं है। मार्ग मुंह द्वारा, स्थान मुंह द्वारा। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। जिन क्षेत्रों में रोटावायरस लायोफिलाइज्ड एफआईपीवी या इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का टीका मौजूदा ओरल पोलियो टीके के साथ दिया जाता है, इसका उद्देश्य शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना है और पोलियो से सुरक्षा प्रदान करना है। एफआईपीवी 6 सप्ताह और फिर 14 सप्ताह पर दिया जाता है, इसलिए एफआईपीवी 1 देने की आयु 6 सप्ताह है और एफआईपीवी 2 की 14 सप्ताह है। अधिकतम आयु 1 वर्ष की उम्र तक। पहली खुराक के लिए खुराक 0.1 मिलीलीटर। रिकॉन्स्टिट्यूशन आवश्यकता नहीं है। मार्ग त्वचा में, स्थान दाएं बाह के ऊपरी हिस्से में। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। इसके बाद आता है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। यह शिशुओं और बच्चों दोनों को घातक न्यूमोकोकल निमोनिया से बचाता है, जो निकट संपर्क में आने पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। पीसीवी की पहली खुराक 6 सप्ताह पर और दूसरी खुराक 14 सप्ताह पर दी जानी चाहिए, इसलिए पीसीवी 1 को देने की उम्र है 6 सप्ताह और पीसीवी 2 की 14 सप्ताह। अधिकतम आयु 1 वर्ष की उम्र तक। पहली खुराक के लिए खुराक 0.5 मिलीलीटर। रिकॉन्स्टिट्यूशन आवश्यकता नहीं है। मार्ग मांसपेशियों में, स्थान दाएं जांघ के मध्य भाग के बाहरी हिस्से में। वर्तमान में 2 अलग अलग प्रकार के पीसीवी अर्थात पीसीवी 10 और पीसीवी 13 यूआईपी के अंतर्गत इस्तेमाल के लिए मान्य है। एक बच्चे की पीसीवी की 3 खुराक एक ही पीसीवी उत्पाद से पूरी करनी चाहिए। हालांकि यदि आवश्यक हो तो पीसीवी 10 और पीसीवी 13 का एक दूसरे के स्थान पर भी प्रयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। अगला टीका है पेंटावेलेंट या पेंटा 1, 2 और 3। पेंटावेलेंट टीका 5 अलग अलग एंटीजेंस का संयोजन है, जो शिशुओं या बच्चों को निम्नलिखित 5 जानलेवा बीमारियों से बचाता है: डिप्थीरिया,
काली खांसी, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हेमोफिलस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी से होने वाला निमोनिया और मेनिंजाइटिस। ओपीवी के जैसे ही पेंटावेलेंट टीके की पहली खुराक 6 सप्ताह पर, दूसरी खुराक 10 सप्ताह पर और तीसरी खुराक 14 सप्ताह पर दी जाती है। देने की आयु 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पूरे होने पर। अधिकतम आयु 1 वर्ष की उम्र तक। पहली खुराक के लिए खुराक 0.5 मिलीलीटर। रिकॉन्स्टिट्यूशन आवश्यकता नहीं है। मार्ग मांसपेशियों में, स्थान बाईं जांघ के मध्य भाग के बाहरी हिस्से में। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। ओपीवी, आरवीवी और पेंटावेलेंट टीके के 2 खुराक के बीच कम से कम 4 सप्ताह का अंतर जरूर रखना चाहिए। एफआईपीवी और पीसीवी के 2 टीकों के बीच कम से कम 8 सप्ताह का अंतर रखना चाहिए। एक ही समय में शिशु को उम्र के अनुसार सभी टीके लगाना सुरक्षित है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। 6 माह के शिशु को दिए जाने वाले उन सभी टीकों की पहचान करें जिसे 1 माह पहले बीसीजी, ओपीवी 1, आरवीवी 1, एफआईपीवी 1, पीसीवी 1 और पेंटा 1 खुराक दी गई है। सभी उचित ऑप्शंस को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। नीरजा सत्र स्थल पर अपने 7 महीने के बच्चे को लेकर आई है। इसे कभी भी कोई टीका नहीं लगाया गया है। अभी आप इसे कौन से टीके लगाएंगे? सभी उचित ऑप्शंस को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। अरे राधा अब 9 महीने की हो गई है। अरे हाँ, याद आया, हमें उसे अगले टीके लगवाना शुरू करना है। हाँ, मुझे भी अच्छी तरह से याद है। वाह, राधा 9 महीने की हो गई है। तो अब हम उसे ये टीके लगाने शुरू करेंगे। मीजल्स, रूबेला या एमआर की पहली खुराक, जापानी इंसेफेलाइटिस या जेई की पहली खुराक जहां दी जानी हो, विटामिन ए की पहली खुराक और पीसीवी का बूस्टर खुराक जहां दी जानी हो। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। एक बेहद महत्वपूर्ण माइक्रो न्यूट्रिएंट विटामिन ए दिया जाता है। विटामिन ए की पहली खुराक 9 महीने पूरे होने पर दी जाती है। कुल 9 खुराक दी जाती है और खुराकें अधिकतम 5 वर्ष की उम्र तक दी जाती हैं। 12 माह की उम्र तक खुराक 1 ml या 1 लाख IU है। 12 महीने से अधिक होने पर खुराक 2 ml या 2 लाख IU हो जाती है। रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ता और ये विटामिन ए की बोतल के साथ दिए गए चम्मच से मुंह के द्वारा पिलाई जाती है। विटामिन ए की खुराक देते समय ध्यान रखें कि 2 लगातार खुराकों के बीच कम से कम 6 माह का अंतर हो। विटामिन ए की बोतल खोले जाने के बाद उसे 8 सप्ताह के भीतर इस्तेमाल कर लिया जाना चाहिए। इसलिए बोतल खोलने की तारीख उसके लेबल पर साफ साफ लिखी जानी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। एमआर टीके की पहली खुराक 9 माह पूरे हो जाने पर और 12 माह की उम्र तक दी जाती है। यह खसरा और रूबेला से बचाता है जो बहुत ही संक्रामक बीमारी है। एमआर टीका देने की अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष है। खुराक 0.5 ml निर्माता द्वारा दी जाने वाले डायलूमेंट की मदद से टीका रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता है और दाहिने बाह के ऊपरी हिस्से में उपत्वचा में दिया जाता है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। पीसीवी बूस्टर की खुराक 9 माह पूरे हो जाने पर दी जाएगी। अधिकतम आयु 12 माह की उम्र तक।
खुराक 0.5 मिलीलीटर। रिकॉन्स्टिट्यूशन आवश्यकता नहीं है। मार्ग मांसपेशियों में, स्थान दाईं जांघ के मध्य भाग के बाहरी हिस्से में। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। जेई की खुराक चुनिंदा स्थानीय जिलों में ही दी जाती है। जेई की खुराक शिशुओं को मच्छरों के काटने से होने वाली घातक जेई बीमारी से बचाती है। जिन क्षेत्रों में जेई लाइव अटेन्युएटेड टीका लाजैव इस्तेमाल किया जाता है, वहां शिशुओं को पहली खुराक 9 महीने पूरा होने से लेकर 12वें महीने तक दी जाती है। जेई खुराक की अधिकतम आयु 15 वर्ष है। खुराक की मात्रा 0.5 मिलीलीटर और निर्माता द्वारा दिए गए घुलाने वाले पदार्थ डाइल्यूएंट के साथ रिकॉन्स्टिट्यूशन करना आवश्यक है। मार्ग त्वचा के भीतर, स्थान बाईं ओर ऊपरी बाह पर। जिन क्षेत्रों में जेई निष्क्रिय इनएक्टिवेटेड टीका जेनवैक इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ शिशुओं को पहली खुराक 9 महीने पूरा होने से लेकर 12वें महीने तक दी जाती है। जेई खुराक की अधिकतम आयु 15 वर्ष है। खुराक की मात्रा 0.5 मिलीलीटर और रिकॉन्स्टिट्यूशन करना आवश्यक नहीं है। टीके को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह हिला लेना चाहिए। मार्ग मांसपेशियों में, स्थान दाईं जांघ के मध्य भाग के बाहरी हिस्से में। जिन क्षेत्रों में जेई निष्क्रिय इनएक्टिवेटेड टीका जीव इस्तेमाल किया जाता है, वहां शिशुओं को पहली खुराक 9 महीने पूरा होने से लेकर 12वें महीने तक दी जाती है। खुराक की मात्रा 0.5 मिलीलीटर और रिकॉन्स्टिट्यूशन करना आवश्यक नहीं है। टीके को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह हिला लेना चाहिए। मार्ग मांसपेशियों में, स्थान दाईं जांघ के मध्य भाग के बाहरी हिस्से में। उपरोक्त 3 टीकों में से जो भी यूआईपी के अंतर्गत आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो, वह उपर्युक्त शेड्यूल के अनुसार बच्चों को दिया जा सकता है। एमआर और जेई टीकों को रिकॉन्स्टिट्यूशन किए जाने के 4 घंटों के भीतर प्रयोग कर लेना चाहिए। वायल को खोलते समय उस पर तारीख और समय लिखा जाना चाहिए। रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए सिर्फ टीके के साथ दिए गए डाइल्यूएंट का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। जेई टीके की 2 खुराकों के बीच 12 सप्ताह का अंतर रखना न भूलें। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार यदि बीसीजी और आरवीवी, पेंटा, पीसीवी और आईपीवी की पहली खुराक 1 वर्ष से पहले नहीं दी गई है, तो इन टीकों को यूआईपी के तहत शिशुओं को नहीं लगाया जाना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। यदि एक शिशु को बीसीजी, ओपीवी की 3 खुराक, रोटावायरस टीके की 3 खुराक, पेंटावेलेंट की 3 खुराक, फ्रैक्शनल आईपीवी की 2 खुराक, पीसीवी की 3 खुराक जहां दी जानी हो, एमआर टीके की पहली खुराक, जेई की पहली खुराक जहां दी जानी हो, 1 वर्ष से पहले दिए जा चुके हों, तो उस शिशु का टीकाकरण पूर्ण माना जाएगा। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। स्नेहा 10 माह की है। 14 सप्ताह की उम्र तक दिए जाने वाले सभी टीके उसे दिए जा चुके हैं। वह आपके पास अगले चरण का टीका लगवाने आई है। इस बार आप उसे कौन से टीके या माइक्रो न्यूट्रिएंट देने की योजना बनाएंगी? सभी उचित ऑप्शंस को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। राधा अब 16 माह की हो गई है और हम कल उसे आगे के टीकाकरण के लिए एएनएम के पास लेकर चलेंगे। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आइए अब हम 16 से 24 माह के उम्र वाले बच्चों को दिए जाने वाले टीकों के बारे में जान लेते हैं। इस आयु वर्ग में कोई नया टीका नहीं दिया जाता, सिर्फ फॉलो अप डोजेस और बूस्टर्स दिए जाते हैं। ये है विटामिन ए, ओपीवी बूस्टर, एमआर की दूसरी खुराक, जेई की दूसरी खुराक, डीपीटी बूस्टर 1, ओपीवी बूस्टर, एमआर की दूसरी खुराक और जहां लागू हो वहां जेई की दूसरी खुराक बिल्कुल वैसे ही दी जाएगी जैसे कि हमने पहले जाना है।
डीपीटी की पहली बूस्टर बच्चों को 3 संक्रामक बीमारियों से बचाता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। यह 16 से 24 माह के बच्चों को दिया जाता है। इस बूस्टर के लिए अधिकतम उम्र सीमा है 7 वर्ष। खुराक है 0.5 ml और इसे रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ता। मार्ग मांसपेशियों में स्थान बाईं जांघ के मध्य भाग के बाहरी हिस्से में। यहाँ ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अगर एमआर और जेई की पहली खुराक 12 माह से कम उम्र में नहीं दी गई है तो इसे अभी दिया जाना चाहिए। साथ ही सुनिश्चित करें कि एमआर की 2 खुराकों के बीच कम से कम 4 सप्ताह का और जेई की 2 खुराकों के बीच कम से कम 12 सप्ताह का अंतर हो। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। टीकाकरण शेड्यूल को पूरा करने के लिए डीपीटी बूस्टर की दूसरी खुराक बच्चों को 5 से 6 वर्ष की उम्र के बीच में दी जानी चाहिए। इस बूस्टर के लिए अधिकतम आयु सीमा 7 वर्ष है। खुराक 0.5 ml और इसे रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ता। इसे बाह के ऊपरी हिस्से में मांसपेशियों में दिया जाता है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। 10 वर्ष और 16 वर्ष का होने पर टीडी की एक खुराक जरूर दी जानी चाहिए। खुराक 0.5 ml और इसे रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ता। इसे बाह के ऊपरी हिस्से में मांसपेशियों में दिया जाता है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। 18 माह के एक शिशु को जिसे कभी भी कोई टीका न लगाया गया हो, कौन से टीके लगाए जाने चाहिए? सभी उचित ऑप्शंस को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। 4 वर्ष और 8 माह का बच्चा जिसे एक भी टीका नहीं लगाया गया है, निम्नलिखित में से कौन से टीके लगाए जाने चाहिए? सभी उचित ऑप्शंस को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। अब आप सक्षम हैं गर्भवती महिलाओं, शिशुओं, बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी का वर्णन करने में। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने और अलग अलग मामलों में टीका लगाने के बारे में सही निर्णय करने में। शुभकामनाएं। अध्याय समाप्त करने के लिए एग्जिट बटन पर क्लिक करें। अध्याय संख्या 2 टीकाकरण सत्र की तैयारी में आपका स्वागत है। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के तौर पर आपको टीकाकरण सत्र की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ आवश्यक कार्य करने होंगे। इस अध्याय में टीकाकरण सत्र के दौरान आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा गतिविधियों के विषय में आप अपनी जानकारी को साझा करेंगी। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। इस अध्याय के अंत में आप निम्न को करने योग्य होंगी। टीकाकरण सत्र की तैयारी के लिए प्रमुख गतिविधियां सत्र के दिन से पहले। टीकाकरण सत्र के दिन सत्र के शुरू होने से पूर्व सभी आवश्यक कार्यों को पूर्ण करना। टीकाकरण सत्र की चेकलिस्ट में संबंधित सभी आवश्यक कार्यों की जांच करके पुष्टि करना। टीकाकरण सत्र से पूर्व की गई प्रभावी तैयारी यह सुनिश्चित करेगी कि आप किसी भी प्रमुख कार्य को ना भूलें और उच्च कोटि टीकाकरण सेवाएं प्रदान कर सकें। इस अध्याय में हम उन गतिविधियों को जानेंगे जिन्हें आपको टीकाकरण सत्र के दिन से पहले करना है और वह गतिविधियां जिन्हें सत्र के दिन परंतु सत्र शुरू करने से पहले करना है। इस अध्याय की अवधि लगभग 18 मिनट की है। आप अपनी इच्छानुसार गति से भी अध्याय को पूरा कर सकती हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। टीकाकरण सत्र के लिए उपयुक्त स्थल का चुनाव करना पहला महत्वपूर्ण कार्य है। यह सुनिश्चित करें कि सत्र स्थल ऐसा हो जहां पर आसानी से पहुंचा जा सके। उदाहरण के लिए
किसी उप केंद्र अथवा आंगनवाड़ी केंद्र में, पंचायत घर या किसी स्कूल में, जो आसानी से IEC पोस्टर या बैनर पहचानी जा सके। एक क्षेत्र में हर बार एक ही स्थान पर हो, धूप और वर्षा से सुरक्षित और स्वच्छ स्थान पर स्थित हो और कोई खुली जगह पर ना हो। सत्र स्थल पर आदर्श रूप से निम्न को होना चाहिए: बच्चों के टीकाकरण के लिए एक अलग शांत जगह जो अन्य लाभार्थियों को ना दिखे। टीका लगाने से पहले और लगाने के बाद लाभार्थियों के लिए प्रतीक्षा स्थल। उपयुक्त चयन स्थल के मानदंड देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, बटन दबाएं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। टीकाकरण सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उपकरण और आपूर्तियों की व्यवस्था पहले से कर लेना अति महत्वपूर्ण है। उपकरण और आपूर्तियों की चेकलिस्ट का उपयोग करके आप सुनिश्चित कर सकती हैं कि सत्र के दिन से पहले सारी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हैं। इस चेकलिस्ट का उपयोग करने से अंत समय पर किसी भी देरी अथवा अस्त व्यस्तता को होने से रोका जा सकता है। उपकरण और आपूर्तियों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है: फर्नीचर, टीकाकरण रिकॉर्ड और सामग्री एवं उपकरण। आइए देखें कि प्रत्येक वर्ग में क्या शामिल है। अब हम समीक्षा करेंगे कि फर्नीचर की श्रेणी में किन वस्तुओं को लिया जाता है। अधिक जानने के लिए फर्नीचर आइकन पर क्लिक करें। फर्नीचर में शामिल है टीकों और इंजेक्शन उपकरणों को रखने के लिए एक टेबल, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अभिभावकों को बैठने के लिए 2 कुर्सियां या स्टूल, प्रतीक्षा स्थल पर लाभार्थियों को बैठने के लिए एक बेंच, टीकाकरण के बाद लाभार्थियों के बैठने के लिए बेंच या चटाई। इसके अलावा आपको सुनिश्चित करना होगा कि पीने का पानी, हाथ धोने की व्यवस्था। नियमित टीकाकरण सत्र में उपयोगी फर्नीचर चेकलिस्ट को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, बटन दबाएं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। हम देखेंगे कि टीकाकरण रिकॉर्ड के अंतर्गत किन वस्तुओं को लिया जाता है। अधिक जानने के लिए टीकाकरण रिकॉर्ड आइकन पर क्लिक करें। टीकाकरण रिकॉर्ड में शामिल है खाली MCP कार्ड्स, RCH रजिस्टर या टीकाकरण रजिस्टर, IEC सामग्री, पोस्टर या बैनर, ड्यू लिस्ट तथा टैली शीट, टीकाकरण काउंटर फॉइल। नियमित टीकाकरण सत्र की टीकाकरण रिकॉर्ड चेकलिस्ट को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, बटन दबाएं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। हम लॉजिस्टिक की समीक्षा करेंगे। अधिक जानने के लिए लॉजिस्टिक्स आइकन पर क्लिक करें। सामग्री एवं उपकरण में शामिल है AD सिरिंजेस, एम्प्यूल्स को खोलने के लिए धातु का उपकरण, 5 मिलीलीटर डिस्पोजेबल सिरिंज, पुनर्गठन या रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वैक्सीन वॉयल पर तारीख और समय लिखने के लिए परमानेंट मार्कर पेन, रुई, कचरे के लिए लाल और काला बैग, हब कटर,
एनाफिलैक्सिस प्रबंधन किट 4 कंडीशनड आइस पैक युक्त वैक्सीन कैरियर जिसमें डाइल्यूएंट और टीके हों, पैरासीटामोल, सिरप और गोलियां, विटामिन ए, ORS और जिंक की गोलियां। फील्ड सुझाव: वैक्सीन वायल पर लगे लेबल को पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास। वैक्सीन वायल पर छपी छोटी लिखावट को पढ़ने के लिए एक जिले की सभी ANM को छोटे आकार के मैग्नीफाइंग ग्लास वितरित किए गए थे। इस कारण उनको छोटे प्रिंट को पढ़ने में आसानी हुई और उपयोग से पहले वायल की जांच करने की सीख मिली। नियमित टीकाकरण सत्र की लॉजिस्टिक चेकलिस्ट देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। सत्र के दिन से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लाभार्थियों की ड्यू लिस्ट आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशाओं को दी गई है ताकि वह लाभार्थियों को एकत्रित कर सके। सत्र लाभार्थी ड्यू लिस्ट अथवा सामान्य टीकाकरण फॉर्म 6 जो टीकाकरण सत्र के दौरान प्रत्येक सत्र के लाभार्थियों की संख्या तथा लाभार्थी को दिए जाने वाले टीकों की पहचान करता है। नियमित टीकाकरण फॉर्म 6 को विस्तार से देखने के लिए फॉर्म 6 के आइकन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। इन डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करें। पिछले सत्र की ड्यू लिस्ट तथा टैली शीट, टीकाकरण काउंटर फॉइल, MCH या टीकाकरण रजिस्टर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशाओं का रजिस्टर, नवजात शिशुओं के पोलियो राउंड्स की ट्रैकिंग पुस्तिकाएं जहां लागू हो। प्रत्येक चित्र को बड़े आकार में देखने के लिए उसके आइकन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि हर सत्र से पहले और सत्र के बाद काउंटर फॉइल, रजिस्टर तथा नवजात शिशुओं की सूची के आधार पर सत्र के ड्यू लिस्ट को अपडेट करना आवश्यक है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। सभी उपकरण और आपूर्तियों को एक जगह करने के बाद अब आप मान सकती हैं सत्र की तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। आपके अगले महत्वपूर्ण कार्य सत्र के दिन सत्र शुरू होने से पहले शुरू होते हैं। आपको सारे उपकरण तथा आपूर्तियों को सत्र स्थल पर व्यवस्थित करना होगा। सुव्यवस्थित सत्र स्थल से टीकाकरण सेवाओं को बेहतर तरीके से देना सुनिश्चित किया जा सकता है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी NIS टीकाकरण चेकलिस्ट और कवरेज मॉनिटरिंग चार्ट को डिस्प्ले करें। सभी जरूरी वस्तुओं को आसपास रख लें। टेबल पर निम्न को रखें: वैक्सीन कैरियर, ऑटो डिसेबल AD सिरिंजे, रिकॉन्स्टिट्यूशन सिरिंजे, हब कटर, ड्यू लिस्ट तथा टैली शीट, खाली MCP कार्ड्स, टीकाकरण रजिस्टर, एनाफिलैक्सिस प्रबंधन किट। मेज के पास टीकाकरण कचरे के डिस्पोजल के लिए पंक्चर प्रूफ कंटेनर सहित लाल, काले, पीले रंग के बैग रखें। कॉटन स्वैब और मार्कर पेन। अपने हाथ धोने के लिए एक कटोरा, पानी और साबुन रखें। अपने हाथ साफ रखें।
टीकाकरण सत्र शुरू करने से पहले और हर बार जब भी आपके हाथ किसी अस्वच्छ सतह के संपर्क में आए, एनाफिलैक्सिस किट में एड्रेनालाइन की समाप्ति तिथि की जांच करना याद रखें। नियमित टीकाकरण सत्र की टीकाकरण रिकॉर्ड चेकलिस्ट को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, बटन दबाएं। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। वैक्सीन कैरियर को लेते समय उसे खोल के पुष्टि कर लें कि उसमें अच्छे से सील किए गए 4 कंडीशन्ड आइस पैक तथा जितनी जरूरत है उतने टीके और डायलुएंट उपलब्ध हैं। ध्यान रखें, अगर कोई कमी हो तो तुरंत चिकित्सा अधिकारी को सूचित करें ताकि वह आवश्यक आपूर्तियों का प्रबंध कर सकें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। वैक्सीन वायलों की विशेष जांच करना आवश्यक है। प्रत्येक स्तर पर प्रभावी जांच करने से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। सबसे पहले आपको वैक्सीन वायलों में किसी भी तरह के कंटामिनेशन का मुआयना करना होगा, अर्थात टीके में बाहरी रूप से कोई परिवर्तन या फिर टीके में कोई तैरते हुए कण या दरार अथवा रिसाव इत्यादि ऐसे वायलों का उपयोग न करें। वैक्सीन वायल के लेबल पर लिखें, एक्सपायरी तारीख की जांच करें। यदि एक्सपायरी की तारीख पार हो चुकी है तो तुरंत उस वैक्सीन वायल को रिकॉर्ड करें। ओपन वायल पॉलिसी के तहत उपयोग के योग्य टीकों पर लिखे तारीख और समय की जांच करें। वायल को डिस्कार्ड कर दें यदि उस पर खोलने की तारीख नहीं लिखी है या फिर वायल को खोलते हुए 28 दिन से ज्यादा हो गए। वीवीएम की स्थिति की जांच करें। यदि वीवीएम डिस्कार्ड बिंदु पर पहुंच चुका है या डिस्कार्ड बिंदु पार कर चुका है तो वायल को डिस्कार्ड कर दें। फ्रीजिंग की स्थिति को जांचें। फ्रीज संवेदनशील वैक्सीन वायल को डिस्कार्ड कर दें अगर वह बर्फ से जमी हुई है या फिर हिलाने के पश्चात उसमें फ्लॉक्यूल्स दिखाई पड़ते हैं। यह निश्चित कर लें कि आपने टीकाकरण सत्र चेकलिस्ट का उपयुक्त अनुसरण किया है। टीका वायल की जांच प्रक्रिया के मापदंडों की सूची और किसी मापदंड के पूरे न होने पर लागू होने वाले क्रिया की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। उपकेंद्र पर दिन पूरा होने वाला है। एएनएम कावेरी 4 बजे की बस से घर वापस जाना चाहती है। अगली बस 2 घंटे के बाद आने वाली है। सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने में आप उनकी मदद करें ताकि वह सही समय की बस पकड़ सके। यदि उन्होंने सही उत्तर नहीं दिए तो उन्हें अगली बस की प्रतीक्षा करनी होगी। आगे बढ़ने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें।
टीकों की जांच करते समय आपको ओपन वायल पॉलिसी के पात्र एक वैक्सीन वायल मिलती है। उसका उपयोग किया जा सकता है यदि वह खोली गई थी। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। लाभार्थियों की ड्यू लिस्ट बनाते समय निम्न में से किन डॉक्यूमेंट्स को काम में लिया जाता है? सभी उचित ऑप्शंस को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। टीकाकरण सत्र के लिए लाभार्थियों को एकत्र करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। निम्नलिखित से कौन सी चीजें अच्छे सत्र स्थल के लिए होनी चाहिए? सभी उचित ऑप्शन का चयन हाँ या ना में करें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब हम इस अध्याय टीकाकरण सत्र की तैयारी के अंतिम भाग पर पहुंच गए हैं। आपने अभी तक सीखा है कि सत्र के दिन से पहले टीकाकरण सत्र की तैयारी के लिए प्रमुख गतिविधियां, सत्र के शुरू होने से पूर्व टीकाकरण सत्र के दिन सभी आवश्यक कार्यों को पूर्ण करना, टीकाकरण सत्र की चेकलिस्ट में उपयुक्त कार्यों की जांच करके संपूर्ण तैयारी की पुष्टि करना। शुभकामनाएं। अध्याय समाप्त करने के लिए एग्जिट बटन पर क्लिक करें। अध्याय 3, टीकाकरण सत्र के दौरान किए जाने वाले कार्यों में आपका स्वागत है। अब तक टीकाकरण सत्र की तैयारी में आप सब अपनी भूमिका के बारे में अच्छी तरह से जान चुकी हैं। टीकाकरण सत्र दिवस पर सत्र स्थल एवं सभी टीकों और सामग्रियों को व्यवस्थित करने के बाद आप सत्र शुरू करने को तैयार हैं। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में टीकाकरण सत्र की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आपको कई महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है। अभिभावकों के साथ आपकी बातचीत सत्र को अच्छे से संचालित करना एवं समापन करना सत्र की सफलता निर्धारित करती है। इस अध्याय में एक टीकाकरण सत्र के दौरान किए जाने वाले कार्यों के बारे में और कौशल को रिफ्रेश करेंगी। शुरुआत करने से पहले आइए इस अध्याय के उद्देश्यों पर एक नजर डाल लें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। इस अध्याय के समाप्त होने पर आप सक्षम होंगी अभिभावकों के साथ प्रभावशाली तरीके से बातचीत करने में, टीका लगाने से पहले शिशुओं की जांच करने में, सत्र के दौरान कोल्ड चेन बनाए रखने में, सत्र को समाप्त करने और डेटा रिकॉर्ड करने में। इस अध्याय की अवधि लगभग 40 मिनट है, लेकिन आप इसे अपने समय के अनुसार भी पूरा कर सकती हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आइए अब एक ऐसे सत्र को देखते हैं जहां हमारी एएनएम कावेरी दीदी सीमा रानी से बातचीत कर रही हैं। सीमा अभी अभी टीका लगवाने के लिए अपने 3.5 महीने के बच्चे को लेकर आई है। नमस्ते दीदी। नमस्ते सीमा, अंदर आ जाओ, बैठो। तुम्हें अपनी बारी के आने के लिए बहुत इंतजार तो नहीं करना पड़ा? थोड़ी देर ही करना पड़ा, लेकिन ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि आज थोड़ा व्यस्त दिन है। धन्यवाद। रमन कैसा है? रमन अच्छा है, अब वह 3.5 महीने का हो गया है। बहुत अच्छी बात है। दीदी, आज उसे कौन सा टीका लगेगा? मैं तुम्हें बताऊंगी, परेशान न हो। पहले मुझे अपना एमसीपी कार्ड दिखाओ।
ये लीजिए दीदी। बहुत अच्छे, इसे कहते हैं जिम्मेदार माँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं और रमन को जांचना शुरू करूं, मुझे बताओ कि क्या तुम मुझसे कोई प्रश्न पूछना या कोई परेशानी बताना चाहती हो? कृपया निसंकोच पूछो। आपने अभी देखा कि कैसे एएनएम कावेरी दीदी ने सीमा का अभिवादन किया और सत्र में उसका स्वागत किया। कावेरी के बोलने में विनम्रता और शांत हाव भाव ने सीमा के साथ उनकी बातचीत को सहज बनाने में मदद की। इसी तरह अपने सत्र की शुरुआत में आप माता पिता का अभिवादन मुस्कुराकर करें। टीका लगवाने आने के लिए उनको धन्यवाद बोलें। यदि माता पिता को प्रतीक्षा करनी पड़ी तो उसके लिए उनकी प्रशंसा करें। माता पिता से पूछें कि क्या वे आपसे किसी प्रकार का प्रश्न पूछना या कोई परेशानी बताना चाहते हैं तो विनम्रता के साथ उत्तर दें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। टीका लगाने के लिए शिशुओं की सही जांच बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। आइए देखते हैं कि कैसे हमारी एएनएम कावेरी दीदी रमन की जांच करना शुरू करती हैं और इसके दौरान उनका व्यवहार कैसा रहता है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। आपको प्रत्येक शिशु की जांच 2 पैमाने पर करने की आवश्यकता है। पहला, टीकाकरण के लिए योग्यता और दूसरा, संभावित प्रतिकूलताओं। अधिक जानकारी के लिए टीकाकरण के लिए योग्यता टैब पर क्लिक करें। टीका लगाने के लिए पात्रता हेतु शिशु की जांच की जाती है। उम्र की, दिए जा चुके टीकों की और आवश्यक टीके। आइए अब प्रत्येक पात्रता मानदंड के बारे में विस्तार से जानते हैं। टीकाकरण कार्ड पर देखकर या कार्ड ना हो तो माता पिता से पूछकर बच्चे की उम्र को वेरीफाई करें। टीकाकरण कार्ड को देखकर या टीकाकरण कार्ड ना हो तो ऐसे में नया कार्ड बनाएं। माता पिता से पूछकर जानें कि बच्चे को कौन से टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार आज के सत्र में बच्चे को कौन से टीके लगाने हैं, इनका पता करें। निम्नलिखित 3 स्थितियों के आधार पर दिए जाने वाले टीकों पर निर्णय लें। सभी टीके राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार समय पर लगे हैं। टीके राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार समय के बाद लगाए गए हैं और टीके कभी दिए ही नहीं गए हैं। आइए सभी 3 स्थितियों जहां बच्चे को राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार समय पर टीका दिया जा रहा है, समय के बाद टीका लगाया जा रहा है या उसे कभी टीका लगाया ही नहीं गया है, के आधार पर आपको क्या करना है इसके बारे में जानें। जैसा कि पहले बताया गया है, आपको यह पात्रता 3 स्थितियों के आधार पर निर्धारित करने की आवश्यकता है। सभी टीके NIS के अनुसार समय पर लगे हैं। टीके NIS के अनुसार समय के बाद लगाए गए हैं और टीके कभी दिए ही नहीं गए हैं। आइए अब प्रत्येक स्थिति और कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानें। यदि बच्चे को समय पर टीके लगाए गए हैं और यदि शिशु 1 से अधिक प्रकार के टीकों को प्राप्त करने के योग्य है तो उसी सत्र के दौरान शरीर के अलग अलग जगहों पर विभिन्न टीकों को सुरक्षित रूप से दिया जा सकता है। ऐसे शिशु जिन्हें राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार समय के बाद टीके लग रहे हैं, कोर्स को फिर से शुरू ना करें। सिर्फ कोर्स की अगली आवश्यक खुराक दें और टीका लगाएं और राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार सही अंतराल के बाद अगली खुराक की तारीख बता दें। जिन शिशुओं को कभी टीका लगाया ही नहीं गया हो, उनके लिए राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार लगाए जाने वाले सभी टीकों की पहली खुराक दें। एक समय में एक ही टीके की 1 से अधिक खुराक न दें। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार सही अंतराल के बाद अगली खुराक की तारीख बताएं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संभावित प्रतिकूलताओं टैब पर क्लिक करें। दूसरी पात्रता मानदंड है संभावित कॉन्ट्रा इंडिकेशनों का आंकलन करना।
आइए सबसे पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशन शब्द का अर्थ समझते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन वे स्थितियां होती हैं जिसमें आप शिशु का टीकाकरण न करवाने का विचार कर सकते या फैसला कर सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होती। आइए अब जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होते उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि हल्का बुखार, हल्के दस्त, हल्के सर्दी जुकाम और कुपोषण कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। कुपोषित बच्चे को टीका लगाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि सामान्य बच्चों के मुकाबले टीके से रोके जा सकने वाली बीमारियों से इनके मरने की संभावना अधिक होती है। आइए अब कॉन्ट्रा इंडिकेशनों पर चर्चा करते हैं। यदि शिशु को पिछली बार टीका लगाए जाने या टीका की खुराक देते समय गंभीर प्रकार की एलर्जी, एनाफिलैक्सिस या कोई अन्य गंभीर प्रतिक्रिया हुई हो तो कृपया टीका न लगाएं। HIV संक्रमित शिशुओं को BCG का टीका न लगाएं। HIV संक्रमण या एड्स के लक्षण दिखने पर खसरा एवं रुबेला के टीके न दें। तेज बुखार 38.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर टीका न लगाएं। आखिर में आपके द्वारा यह बताए जाने पर कि छोटी मोटी बीमारी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, यदि माता पिता बीमार शिशु को टीका लगाने के लिए सहमत नहीं होते तो उन्हें शिशु के ठीक हो जाने पर फिर से आने को कहें। शिशु की जांच करने के दौरान आपको कई सारे कार्यों को करना होता है और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में उसके माता पिता को बताना भी होता है। जरूरी कार्यों को करते हुए और साथ ही रमन की मां सीमा के साथ बातचीत करते हुए ANM कावेरी को गौर से देखें। आइए अब प्रत्येक कार्य को विस्तार से समझें। टीका किस बीमारी से बचाएगा इसके बारे में स्थानीय भाषा में बताएं। यदि कोई पोस्टर या चार्ट हो तो उसकी मदद से अपनी बात समझाएं। संभावित प्रतिकूल घटनाओं और उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए के बारे में बताएं। पूरी तरह से सुरक्षित रहने के लिए टीकाकरण सारणी के अनुसार उन्हें पुनः वापस आने की आवश्यकता बताएं। पोजिशनिंग के बारे में बताएं और टीका लगाएं। टीकाकरण के बाद लेकिन लाभार्थी के जाने से पहले माता पिता को 4 प्रमुख संदेश एक बार फिर से याद दिलाएं। पहला, कौन सा टीका दिया गया है और वह कौन सी बीमारी से बचाता है। दूसरा, अगली बार कब और कहां आना है। तीसरा, मामूली साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और उसे कैसे ठीक करेंगे। और आखिरी, MCP कार्ड संभाल कर रखें और अगली बार साथ जरूर लाएं। टीका लगाने के बाद आपको माता पिता को यह बताने की जरूरत है कि उन्हें आगे क्या करना है। साथ साथ आपको कुछ और काम करने की भी आवश्यकता होगी। टीकाकरण पश्चात किए जाने वाले कार्यों के बारे में अधिक जानकारी हेतु क्रम अनुसार प्रत्येक बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले टीकाकरण के बाद लाभार्थी को 30 मिनटों तक प्रतीक्षा करने को कहें ताकि टीकाकरण के बाद कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया तो नहीं हुई इसकी जांच की जा सके। MCP कार्ड, रजिस्टर और टैली शीट में सभी दिए गए टीकों को लिखें। सत्र के समय टीका उपलब्ध ना हो तो माता पिता को बताएं कि उन्हें टीका दिलवाने के लिए कहां और कब आना होगा। माता पिता को शिशु के साथ फिर कब आना है इसकी याद दिलाएं। माता पिता को बताएं कि यदि शिशु अगली तारीख पर नहीं आ सकता तो वे अगला टीका निर्धारित तिथि के बाद किसी दूसरे स्थान या दूसरी तिथि पर लगवा सकते हैं। आप टीकाकरण सत्र के दौरान दी जाने वाली अन्य सेवाओं के बारे में भी माता पिता को याद दिला सकते हैं, जैसे विटामिन ए सप्लीमेंटेशन या गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण।
माता पिता को टीकाकरण अभियानों के बारे में जानकारी प्रदान करें जो आने वाले महीनों में आयोजित किए जा सकते हैं। स्पष्ट रूप से बताएं अभियान की तारीख, कौन से टीके लगाए जाएंगे, टीकाकरण स्थल। पढ़े लिखे माता पिता को संबंधित प्रिंटेड IEC मटेरियल भी दें। आखिर में माता पिता से पूछें कि क्या वे कोई सवाल पूछना चाहते हैं और विनम्रता के साथ उत्तर दें। टीकाकरण के बाद अभिभावक से बातचीत और महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्ण सूची देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, आइकन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक। आगे बढ़ने के लिए फॉरवर्ड आइकन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। आप जानते हैं कि आपको वैक्सीन कैरियर में 4 कंडीशनड आइस पैक के साथ टीके एवं डाइल्यूएंट प्राप्त हुए हैं। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आप सत्र स्थल पर कोल्ड चेन के रख रखाव के लिए जिम्मेदार हैं। टीकाकरण सत्र के दौरान कोल्ड चेन का सही प्रबंधन टीकों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। आइए जानते हैं कि सत्र स्थल पर आप सही कोल्ड चेन कैसे सुनिश्चित करेंगी। सत्र स्थल पर प्रभावी शीत श्रृंखला कोल्ड चेन सुनिश्चित करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक बटन पर क्लिक करें। जब तक लाभार्थी टीका लगवाने के लिए न आए तब तक वैक्सीन कैरियर को बंद रखें। गर्मी से संवेदनशील टीकों के तापमान को बनाए रखने के लिए एक आइस पैक को वैक्सीन कैरियर से बाहर निकाल लिया जाना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। उपयोग के लिए पहली बार खोलने पर सभी टीके के वॉयल्स पर खुलने की तारीख और समय जरूर लिखें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। टीकों और डाइल्यूमेंट्स के उत्पादक का नाम, बैच संख्या और टीके की एक्सपायरी तारीख को टैली शीट में नोट करें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। हमेशा यह जांच लें कि आप सही टीका और डाइल्यूमेंट का उपयोग कर रही हैं। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। OPV या रोटावायरस टीके के वॉयल के ड्रॉपर को प्रत्येक बार इस्तेमाल के बाद स्टॉपर लगाकर फिर से बंद करके आइस पैक पर रखा जाना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG और MR को आइस पैक के गड्ढे में रखें। रिकॉन्स्टिट्यूटेड JE और OPV एवं रोटावायरस टीकों की खुली वॉयल्स को आइस पैक पर रखें। DPT, पेंटावेलेंट, IPV, PCV, हेपेटाइटिस B और TD की वॉयल्स को आइस पैक पर न रखें। आगे बढ़ने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। टीकाकरण सत्र के दौरान ओपन वायल पॉलिसी का आपके द्वारा फॉलो किया जाना बेहद महत्वपूर्ण है। ओपन वायल पॉलिसी पेंटावेलेंट, IPV, PCV, DPT, TD, हेपेटाइटिस B, OPV, जीव, इनएक्टिवेटेड JE टीका, जेनवैक, इनएक्टिवेटेड JE टीका के एक से अधिक खुराक वाली वायल्स पर लागू होती है। इस पॉलिसी के तहत इन टीकों की खुली हुई वायल्स एक से अधिक टीकाकरण सत्र के लिए और खोले जाने के बाद 28 दिनों तक फिर से उपयोग में लाई जा सकती हैं, बशर्ते एक्सपायरी डेट क्रॉस न हो।
टीकों को ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के दौरान उचित कोल्ड चेन स्थिति में रखा गया हो। वायल का सेप्टम पानी में न डूबा हो या दूषित न हुआ हो। टीके की खुराक सुरक्षित एसेप्टिक तरीके से निकाल कर उपयोग की गई है, यानी सुई और सेप्टम किसी भी तरह से दूषित नहीं हुए हैं। वैक्सीन वायल मॉनिटर वीवीएम डिस्कार्ड पॉइंट पर न पहुंचा हो। ध्यान रखें कि ओपन वायल पॉलिसी एमआर, बीसीजी, जेई, लाजेव और आरवीवी पर लागू नहीं होती है और किसी भी परिस्थितियों में इन वायल्स को खोलने या रिकॉन्स्टिट्यूट करने के 4 घंटों के बाद इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। ऐसे टीकों की पहचान करें जिन पर ओपन वायल पॉलिसी लागू नहीं होती। सभी उचित ऑप्शंस को चुनें और सबमिट करें। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। सत्र को कुशलतापूर्वक एवं सुरक्षित तरीके से समाप्त करने के लिए सबसे पहले टीके की वायल्स को अलग अलग करें, उपयोग की जा चुकी और जो उपयोग में नहीं आई, और कोल्ड चेन के तहत वैक्सीन कैरियर में प्लास्टिक के सील बंद पाउचों में अच्छी तरह से रखें। प्लास्टिक के पाउच में टीके और डालुएंट की नहीं खोली गई वायल्स को रखें और हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, टीडी, पेंटा, ओपीवी, पीसीवी, इनएक्टिवेटेड जेई टीका, जीव या जेनवैक और आईपीवी की खोली जा चुकी वायल्स जिनका फिर से उपयोग किया जा सकता है को ओपन वायल पॉलिसी के अनुसार रखें। प्लास्टिक के एक दूसरी पाउच में बीसीजी, एमआर, जेई वैक्सीन की रिकॉन्स्टिट्यूटेड वायल्स एवं आरवीवी की खोली गई या रिकॉन्स्टिट्यूटेड वायल्स को और टीके की खत्म वायल्स एवं अनयूजेबल वीवीएम की वायल्स को रखें। प्लास्टिक के दोनों ही पाउचों को वैक्सीन कैरियर में रखें और सुनिश्चित करें कि इसे एवीडी द्वारा लेकर उसी दिन निर्धारित कोल्ड चेन पॉइंट पर पहुंचा दिया जाए। पंक्चर प्रूफ कंटेनर सहित लाल, काले, पीले रंग के बैग स्वास्थ्य संस्था या कोल्ड चेन पॉइंट पर भेजें। सुनिश्चित करें कि टीकाकरण के स्थान को आप साफ सुथरा छोड़कर जाएं, विशेष रूप से आउटरीच स्थान को। आखिर में आपको स्थानीय लोगों को धन्यवाद जरूर कहना चाहिए जिन्होंने आपको इस सत्र को आयोजित करने में मदद की और उन्हें अगले सत्र की तारीख भी दोबारा याद दिलाएं। टीकाकरण सत्र के समापन पर किए जाने वाले सभी कार्यों की पूरी सूची देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, बटन दबाएं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। डेटा रिकॉर्ड करना एक तरह से टीकाकरण सत्र की समाप्ति माना जाता है। सही और पूर्ण रिकॉर्ड्स महत्वपूर्ण है, न सिर्फ एक शिशु के लिए बल्कि पूरे माह और वर्ष की रिपोर्टिंग में समुदाय के टीकाकरण स्थिति को ट्रैक करने के लिए भी। सत्र के दौरान एकत्र किए गए रिकॉर्ड्स आगामी सत्रों की योजना बनाने और उन्हें आयोजित करने के लिए महत्वपूर्ण है। आइए संक्षिप्त में जान लेते हैं कि क्या सब करने की आवश्यकता है। एक सत्र के दौरान व्यक्तिगत टीकाकरण कार्ड और स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे रजिस्टर, काउंटर फॉइल्स एवं टैली शीट पूर्ण होनी चाहिए। आपको प्रत्येक आरआई सत्र के बाद सत्र की ड्यू लिस्ट और टैली शीट का विश्लेषण करना चाहिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। आज किन बच्चों का टीकाकरण था लेकिन वे आज आ नहीं पाए और वे क्यों नहीं आए? फिर आपको उन बच्चों के नाम लिखने की आवश्यकता है जिन्हें अगले सत्र में कोई भी टीका दिया जाना है। आपको फॉलो अप विजिट और अपडेट के लिए सत्र ड्यू लिस्ट आशा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देनी होगी। आखिर में सत्र स्थल से जाने से पहले आपको आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अगले सत्र की तारीख के बारे में याद दिलाना होगा। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन क्लिक करें। एएनएम मंजरी पीएचसी जा रही हैं। केंद्र पर पहुंचने के छोटे मार्ग पर 4 गेट हैं।
प्रत्येक गेट एक प्रश्न का सही उत्तर देने के बाद ही खुलेगा। हर बार जब मंजरी प्रश्न का गलत उत्तर देंगी तो उन्हें दूसरे लंबे मार्ग से जाना होगा। क्या आप मंजरी को प्रश्नों का सही उत्तर देने और गेट को खोलने में मदद कर सकती हैं? आगे बढ़ने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। यह एक ड्रैग और ड्रॉप खेल है। टीकाकरण के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, टीकाकरण के लिए नॉन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। सही टैब को उचित कॉलम में ड्रैग एंड ड्रॉप करें। यह सही जवाब है। आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। आपने अभी एक शिशु को टीका लगाया है। किसी तरह की प्रतिकूल प्रतिक्रिया AEFI की जांच करने हेतु आप अभिभावक को कितनी देर तक प्रतीक्षा करने के लिए कहेंगी? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। यह सही जवाब है। आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। कोल्ड चेन बनाए रखने हेतु निम्न में से किन टीकों को आइस पैक पर नहीं रखना चाहिए? उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। यह सही जवाब है। आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। आपकी जांच से पता चला है कि मधु को RVV का टीका देना है। आप टीका लेने जाती हैं और देखती हैं कि वह वैक्सीन का वायल 5 घंटे से खुला हुआ है। उचित ऑप्शन को चुनें और सबमिट करें। यह सही जवाब है। आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। आइए अब इस अध्याय की सभी प्रमुख बातों को संक्षिप्त में जान लेते हैं। माता पिता के साथ प्रभावी तरीके से बात करें। टीका लगाने से पहले शिशुओं की अच्छी तरह से जांच करें। सत्र के दौरान कोल्ड चेन बनाए रखें। सत्र के आखिर में टीके की वायल और डेटा का प्रबंधन करें। शुभकामनाएं। इसके साथ ही टीकाकरण सत्र के दौरान किए जाने वाले कार्यों पर यह अध्याय समाप्त होता है। अध्याय समाप्त करने के लिए एग्जिट बटन पर क्लिक करें। साथ अवलोकन अब आपको यहाँ पर करना है, जिसके बाद ही आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रश्न नंबर 1, यदि एक बच्चा अपने पहले जन्मदिन के बाद आपके पास पहली बार टीका लगवाने आता है तो उसके टीकाकरण की शुरुआत BCG की खुराक देकर करेंगी। गलत के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 2, पेंटावायलेट वैक्सीन के शुरू होने के बाद शिशु को 6, 10, 14 सप्ताह पे हेपेटाइटिस B की देने की आवश्यकता नहीं है। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 3, 1-1.5 महीने का बच्चा जिसको BCG, पेंटावन, OPV1 दिया जा चुका है, आपके पास 6 महीने बाद आता है, उसका टीकाकरण पेंटावन देकर दोबारा शुरू करेंगी। गलत के ऑप्शन में क्लिक करें, इसको सेव कर दें। प्रश्न नंबर 4, एक अच्छे टीकाकरण सत्र स्थल पर बैनर साइन होना चाहिए जिससे आसानी से ढूंढा जा सके। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और इसे सेव करें। प्रश्न नंबर 5, कुपोषित बच्चों का टीकाकरण नहीं करना चाहिए। गलत के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 6, अगले सत्र के लाभार्थियों की सूची ANM द्वारा आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को उसी दिन के अंत में देनी चाहिए। सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 7, यदि किसी बच्चे का MCP कार्ड खो गया है तो उसका टीकाकरण करना चाहिए। हाँ के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 8, एक बच्चा 3 साल की उम्र में MR की पहली खुराक के लिए आपके पास आता है, क्या यह बच्चा MR की दूसरी खुराक देने की आवश्यकता है के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। टीकाकरण की पात्रता जानने के लिए बच्चे की निम्न विषयों की जांच की जानी चाहिए। सभी उचित विकल्प का चयन करें और सबमिट करें। उम्र दिए जा चुके टीके और आवश्यक टीके के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 10,
IPV वैक्सीन शुरू करने के बाद आप शिशु को OPV की 3 प्राथमिक खुराक देना जारी रखेंगी? गलत के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 12, अगर अभिभावक अपने गांव से बच्चे को अगले टीकाकरण पर लाने में असमर्थ है तो दूसरे सत्र पर नहीं ला सकता है क्या? गलत के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 13, हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज 24 घंटे पर दी जाती है, सही के ऑप्शन पर क्लिक करें और सेव करें। प्रश्न नंबर 14, 13 महीने के बच्चे को विटामिन ए की खुराक दी जाती है 2 लाख आयु, इसे सेव करें। प्रश्न नंबर 15, पेंटावाइड वैक्सीन बाईं मध्य जांघ के बाहरी हिस्से पर दिया जाना चाहिए, सही के ऑप्शन में क्लिक करें और सेव करें। इस तरीके से अवलोकन कंप्लीट हुआ। मूल्यांकन प्रस्तुत करें में क्लिक करें और इसे हाँ में क्लिक करके सबमिट करें। बधाई हो, आप पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र के लिए पात्र हैं। इसमें क्लिक करें और यहाँ पर रेटिंग प्रदान करें। रेटिंग को प्रदान करने के बाद टिप्पणी आप कुछ लिखना चाहें तो उसे लिख सकते हैं और सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करें। आपका प्रमाण पत्र निर्माण प्रगति पर है। इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही नॉलेजेबल और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।